नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। बोकारो में खादी के दामन दागदार नजर आए हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी आजसू नेता अजय सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों को गोली मार दी। इस गोलीकांड में एक शख्स की मौत हो गई है। वारदात के बाद से आरोपी अजय सिंह फरार है। बोकारो में मर्डर, खादी की काली करतूत, साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत। तस्वीर बोकारो की है, जो आजसू नेता अजय सिंह और उसके गुर्गों की बेरहमी की कहानी चीख चीख कर बयां कर रही है। हनक में अजय सिंह ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। विवाद, बहस और फायरिंग। हत्या का आरोपी फरार। आरोपी आजसू नेता अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी रह चुका है और आजसू के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। बताया जा रहा है कि अजय सिंह की पत्नी को लेकर कुछ विवाद हुआ, फिर यह विवाद खूनी तकरार में तब्दील हो गया। अजय सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुनील गुप्ता के माथे में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि अमरेश कुमार घायल है। घायल अमरेश को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। वहां जाने के बाद पुलिस ले जाके हमको लाश दिखाया। देखने के बाद हम घबरा गए। हम कुछ बोलने लगी, पुलिस बोलेगी बैठाइए उनको। उसके बाद हमको बैठा उठे के 2 बोला कि पति पत्नी के बीच का झगड़ा हुआ और पत्नी घर से निकल गई थी। इस बीच जो अपराधी हैं वो पत्नी को लाने के लिए गए थे। जो मृतक है या वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे परिचित हैं आपस में। उसी में कहा सुनी में अजय सिंह के द्वारा गोली मारी गई। पुलिस ने आरोपी के घर से 3 देसी कट्टा, कार्बाइन और कारतूस बरामद किए हैं। अजय सिंह की पत्नी एंजेला भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज रह चुकी है। पुलिस ने एंजेला से भी पूछताछ की है। पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े हर पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी अजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में लगी है। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। बोकारो में वारदात पर एडीजी आर.के. मलिक ने बताया कि आपसी विवाद में यह घटना हुई है और बोकारो पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फरार आजसू नेता अजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी लगातार कर रही है। तो इस घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस लगातार इस कोशिश में कि फरार आजसू नेता अजय सिंह की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और इसके लिए पुलिस की तरफ से जो कवायद चल रही है वो छापेमारी की कवायद लगातार। अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर अजय सिंह है कहां, क्योंकि उसकी गोली से ही एक शख्स की जान जा चुकी है। तो आपसी विवाद में यह घटना हुई है, डीजी का ये कहना है, लेकिन पुलिस की तरफ से तमाम वो कवायद जारी है जिससे जल्द से जल्द अजय सिंह गिरफ्त में आ सके। पारिवारिक कारणों से घटना घटी है और अजय सिंह ने जो गोली चलाई उससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, घायल है। जिस हथियार से गोली चलाई गई है पिछले बरामद हुआ है। अजय सिंह के घर पर छापामारी की गई, वहां से कार्बाइन और गोलियां बरामद हुई हैं और उनके गांव में जब पुलिस पहुंची तो वहां जो उनका आल्टो कार था वो भी बरामद हुआ है। अजय सिंह अभी फरार है, उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये पारिवारिक कारणों से हुआ है, अभी तो अनुसंधान में पूरी बात सामने आएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शंकर यादव की हत्या पर राजनीति शुरू हो चुकी है। हत्या के विरोध में कोडरमा बंद रहा। कांग्रेस, आरजेडी और सीपीएम का भी बंद को समर्थन मिला है। हालात ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कोडरमा बंद के दौरान झारखंड का विपक्ष विरोध पर उतरा है। सीपीआई और अन्य राजनीतिक दलों ने शहर में प्रतिरोध मार्च किया। इस दौरान शहर की दुकानें बंद रही।
इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर गाड़ी मोटर सड़क से बाहर रहे। सड़कें सुनसान रही। प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा के भारी इंतजाम किए थे। झुमरी तलैया के शहरी इलाकों में प्रशासन की कड़ी नजर रही। कोडरमा का जो बंद है उसको कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम और अब आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला है। धरना प्रदर्शन इस सरकार के लिए जो है रोज की कहानी हो गई है। कभी बच्ची की बलात्कार, कभी एक वरिष्ठ नेता का हत्या। आज हमारी मांग है कि शंकर यादव जी को पहले तो उनके परिवार को पुख्ता सुरक्षा दें। दूसरा है कि जो अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हम लोग जो है 10 लाख की मुआवजा की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये बंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष शंकर यादव की हत्या के विरोध में बुलाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि 13 फरवरी को शंकर यादव को आईईडी बम से निशाना बनाया गया था। उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, जिसमें शंकर यादव की मौत हो गई थी। बहरहाल सीआईडी एफएसएल की टीम ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मसलन कहीं हत्याकांड का नक्सली कनेक्शन तो नहीं, क्या किसी से पुरानी रंजिश तो नहीं। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एहतियातन शंकर यादव के परिजनों को बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया है। इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान है, हम सभी लोग लगे हुए हैं, हर एंगल से काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर पहुंची हैं, क्या पहुंचेंगे तो प्लेस ऑफ अकरेंस है, यहाँ पे तो बार बार विजिट करना है। सारे क्लूज हमें यहीं से मिलेंगे। बहरहाल कोडरमा की धरती एक बार फिर लाल हुई है। पुलिस हर स्तर से जांच कर रही है। कानून ने समय रहते कार्रवाई की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीतिक दल शंकर यादव की मौत पर सियासी रोटियां नहीं सेकेंगे, क्योंकि कोडरमा ने अपना नेता खोया है। गजेंद्र बिहारी, जी मीडिया, कोडरमा। शहर शहर वारदात। झारखंड से आज यही तस्वीर सामने आई। कहीं गार्ड की हत्या कर दी गई तो कहीं कुएं में एक लड़की का शव मिला। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अपराध का बेखौफ खेल। जमशेदपुर में गार्ड की हत्या। कुएं से मिली युवती की लाश। जमशेदपुर में सुरक्षा गार्ड की हत्या से दहशत का माहौल। अपराधियों ने दोराबजी कंपनी के भीतर ही गार्ड की हत्या कर दी, जिसके बाद गार्ड के परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में जमकर हंगामा किया, साथ ही मुआवजे की मांग की। घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र की। अगली घटना लातेहार से, जहां एक 20 साल की लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बालूमाथ थाना क्षेत्र के तेतरिया खांड की। कुएं से युवती का शव बरामद किया गया। कुएं के पास से टॉर्च और चप्पल भी मिला। बताया जा रहा है कि युवती के माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। मृत युवती तेतरिया खांड के पिंडार कोम की रहने वाली थी। फिलहाल इस मामले में कोई वजह सामने नहीं आई। सुबह में हम लोग आए हैं इधर, वहाँ में लाश पड़े थी कि पता नहीं कब कैसे हुई से पता नहीं। अब सवाल ये है कि क्या इस युवती की हत्या की गई या फिर कोई और वजह है। चूंकि लड़की घर में अकेली रहती थी, इसलिए कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। वहीं जमशेदपुर मामले पर एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे कोई भी अपराधी किसी घटना को इतने बेखौफ होकर अंजाम दे देता है। अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। शहर में बढ़ रहे अपराध के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होगी। जाहिर है सवाल का जवाब ढूंढना लाजमी है। जमशेदपुर से पीयूष और लातेहार से संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवघर में लड़कियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ इलाके का, जहां 14 साल की लड़की को महीने भर से लगातार एक युवक फोन पर धमकी दे रहा था। जब लड़की के परिजनों ने उस लड़के से बात की तो उसने शादी करने की बात कही और मना करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी थी। देर शाम जब लड़की ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी युवक नकाब पहनकर बाइक से आया और ब्लेड से चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे लड़की घायल हो गई। पीड़ित लड़की के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्ची है, कम की बच्ची है 13 साल की। उसके साथ में कुछ लड़का फोन कर रहा था, उसको फोन करके परेशान कर रहा था।
वो रिपोर्ट की कल शाम में वो जा रही थी ट्यूशन के लिए, तो एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ब्लेड से गाल पर मार दिया, जिससे वो जख्मी हुई है। इस संबंध में कांड दर्ज करके हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। मतलब बहुत दिन से एक लड़का बहुत कॉल कर रहा था। कल जब मैं ट्यूशन पढ़ के आ रही थी शाम के 6 बजे, तो वो मफलर से पूरा मुंह ढका हुआ था और मेरे बाएं गाल पे ब्लेड से मार के चला गया। हमारी बेटी के वही आ रही थी स्टेशन पढ़ के, तो उसको ब्लेड से मार दिया ये, और उसको कट गया है। और इतना दिन परेशान करके रखा है, मोबाइल फोन पर कॉल करता था। अब पता नहीं कौन है, अब हम लोग का कुछ मालूम ही नहीं है कि किसका नंबर है, नहीं है। और जब हम बात करने लगे तो अनाप शनाप बकता है। रांची में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 25 फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ऊर्जा के क्षेत्र में लिया गया। झारखंड में ऊर्जा विभाग के सेंट्रल लाइन के लिए 2681 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य कौशल नीति 2018 पर अपनी मुहर लगा दी है। भारत नेट 2 फेज के तहत 11 जिलों में नेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए 420 करोड़ की राशि को मंजूरी मिल चुकी है। इससे डिजिटल झारखंड बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 46 करोड़ की लागत से 6 जिलों में 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। इन जिलों में लोहरदगा, बोकारो, चतरा, पलामू, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। इसके साथ ही 44 करोड़ की लागत से 271 पैक्स में 100 मीट्रिक टन का गोदाम बनेगा। हाईलाइटेड प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें ऊर्जा विभाग के संचालन इकाई में कुल 2655.81 करोड़ का परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें 26/132/33 केवीए ग्रिड सब स्टेशन और उसके डबल सर्किट संचरण लाइन जोड़ने का प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गवर्नमेंट साइड से, पीपीपी मोड साइड से, इंडस्ट्री साइड से जो जो विकल्प है उसको कैसे एक पॉलिसी के तहत लाके उसको स्पष्ट करना, ये हमारे कौशल पॉलिसी में ये पूरा डिटेल दिया गया है। रांची में आज सभी विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास की समीक्षा बैठक हुई। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में यह बैठक हुई। समीक्षा बैठक में सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। वहीं इनमें केंद्र की योजनाओं का ज्यादा लाभ लेने पर जोर दिया गया। साथ ही ऊर्जा विभाग पर सीएम ने खास जोर दिया। इसमें कहा गया कि हर जिले को सिंचाई के लिए 30 करोड़ की राशि दी जाएगी। साथ ही केंद्र की 57 योजनाएं जो राज्य के लिए हैं, उनसे से ज्यादा लाभ लिया जाए। बैठक में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात कही गई। बैठक में सीएम ने कहा कि हेल्थ बीमा को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि फरवरी तक 80% बजट राशि खर्च होने का अनुमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृषि विभाग का 50% बजट राशि ही खर्च हो पाया है। मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक की उपलब्धि, जनवरी तक 61% के ऊपर व्यय हो चुका था और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में भी फरवरी और मार्च का 15% मिलाकर के 90 से 95% व्यय होगा। एचईसी स्वदेशी कंपनी है और यहाँ पर बड़े बड़े मशीनें बनती हैं, तो मैं समझता हूँ कि एचईसी के अंदर एचईसी ने राज्य सरकार को जो जमीनें दी हैं वो इसीलिए दी हैं कि उसके कारण वो सरवाइव कर सके। ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने में एचईसी कामयाब है। देखिए, लगभग 61% हो चुका है और हम लोग बस 2-4-8 दिन में 82% तक पहुंचने वाले हैं और बहुत ही अच्छा रहा। जितनी भी घोषणाएं हुई है या पिछले वर्ष जो भी बातें कही गई थी, उसमें मैक्सिमम चीजों को हम लोगों ने पूरा किया है। विशेष फोकस है अभी हम लोगों को कौशल विकास, जो कि सिर्फ हम पढ़ाई की डिग्रियां नहीं बांटेंगे, बल्कि साथ में उनको कैसे हम उनको हुनरमंद बनाएंगे।
चारा घोटाले में आज लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई पर गवाहों को पेश नहीं किए जाने का मामला उठाया। लालू ने कहा कि सीबीआई गवाहों के पेश करने में अक्षम है, इसीलिए मामले को खींच रही है। हालांकि चारा घोटाला मामले में सीबीआई के 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। इनमें आंध्र प्रदेश के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर BRK पैडी राजू, हैदराबाद के ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और RTO आंध्र प्रदेश B गोप नायक की गवाही दर्ज की गई। वहीं डुरंडा मामले में हाजिरी लगाने के बाद लालू प्रसाद यादव शिवपाल सिंह की अदालत गए, जहां दुमका मामले में अभियोजन यानी डिफेंस की तरफ से बहस की गई, जो कल भी जारी रहेगी। हाँ, मतलब गवाही चल रहा है। हम लोग की तरफ से 35 में 38 में चल रहा है और वहाँ CBI के पास गवाही नहीं जुट रहा है, कहीं कहीं से पकड़ कर लाता है। अभी बाकी हम लोगों ने कहा कि जल्दी इसको कंक्लूड किया जाए। कोर्ट का ध्यान हमारे वकीलों का कृष्ण की है। आज लालू जी 2 केस में RC 38A of 96 और RC 47A of 96 दोनों में सशरीर उपस्थित हुए। RC 38A of 96 जो कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे है, CBI की तरफ से 3 गवाह को आज प्रस्तुत किया गया, जिनका नाम है, एक है BRK पेडी राजू और एक है J पांडुरंग नायक, ये दोनों DTO हैं, और एक थे B गोपीनाथ, ये RTO। ये तीनों आंध्र प्रदेश से आए थे। ये लोगों ने जो कुछ गाड़ी का नंबर था और जो उस वक्त के तत्कालीन पदाधिकारी थे, उन लोगों का सिग्नेचर को इन लोगों ने एग्जिबिट कराया कि हाँ ये सिग्नेचर है, ये हमारे पदाधिकारी का है। क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सामने कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग सिग्नेचर को पहचान रहे हैं। और RC 38A of 96 में लालू जी सशरीर उपस्थित हुए, उसमें हम लोगों की तरफ से बहस किया गया। बहस अभी कंटिन्यू हुई है। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल इन दिनों खून की कमी से जूझ रहा है। जी हां, रिम्स में रोजाना 100 यूनिट से ज्यादा खून की जरूरत होती है, लेकिन 50-60 यूनिट ही मरीजों को मिल पा रहा है। वजह बताई जा रही है कि दान दाता ही नहीं मिल रहे हैं। रिम्स एक बार फिर अपनी कमी की वजह से सुर्खियों में। इन दिनों यहां खून की कमी हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से कई मरीज खून के लिए खाक छान रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने खून की कमी की वजह से हाथ खड़े कर दिए हैं। प्राइवेट में जाने से मिलेगा, लेकिन यह है कि उतना पैसा नहीं है जो प्राइवेट में जाकर के ब्लड चढ़ाए। यही सब समस्या है। सीनिया वाला को ब्लड नहीं मिल रहा। हम लोग इतना दिन से परेशान है, ये ग्रुप का ब्लड है ही नहीं है। तो 3-4 दिन से बोल रहा है कि ये का ब्लड आया ही नहीं है। आज भी नहीं है बोला, फिर 3 बजे मिलने के लिए बोला है। 3 बजे फिर मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई गारंटी नहीं। कितना बजे नंबर लगाए थे? आज हम लोग 9 बजे फिर लगाए थे। ब्लड नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा अभी। रिम्स प्रबंधन की माने तो दान दाता ही नहीं मिल रहे हैं, तो खून कहां से आए? बताया जाता है कि अस्पताल में रोजाना 100 यूनिट की जगह मात्र 50 से 60 यूनिट ही ब्लड मिल पा रहे हैं। यही नहीं, समान एज ग्रुप के ब्लड भी नहीं मिल पा रहे, इसलिए मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। हमारे यहाँ अभी देखा जा रहा है कि रक्त का डिमांड ज्यादा और सप्लाई बहुत कम हो गया है। जो लगातार कैंप लगा भी रहे हैं तो भी उतना कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सवाल है, क्या रिम्स दानदाताओं के भरोसे है? रिम्स ने समय रहते व्यवस्था क्यों नहीं की? ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की सुध पहले क्यों नहीं आई? मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? परेशानी के लिए क्या रिम्स जिम्मेदार नहीं? सवाल गंभीर है। आपको बता दें कि ऐसी ही लापरवाही को लेकर पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। लोहरदगा में कोयला डंपिंग यार्ड के निर्माण के बाद से कोयला डंपिंग, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर रेक लोडिंग में काला खेल चल रहा है। तमाम सुरक्षा और प्रदूषण के सारे नियमों को ताक पर रखकर चल रहे इस काले खेल से प्रदूषण के साथ साथ बीमारी का खतरा लगातार बड़ा होता जा रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
हाथों में हथौड़ा लिए कोयले के बड़े पत्थर को तोड़ने के काम के नाम पर गांव की कई महिलाओं को रोजगार तो दिया गया, लेकिन इन महिला मजदूरों की स्वास्थ्य सुविधा का ख्याल किसी को नहीं है। कोल माफिया के गठजोड़ के आगे बेबसी बेपर्दा नहीं हो पा रही है। लिहाजा कोल डंपिंग यार्ड में कोयला तोड़ना इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। पूरा इधर खेत तरफ है, गेहूं है, प्याज है, सब में डस्ट पड़ रहा है। इधर है घर में डस्ट पड़ रहा है। इधर पेड़ है, आंबा का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, सब में डस्ट पड़ रहा है। महुआ नहीं गिरेगा, मेरे ही है पेड़, 10 गो पेड़ है मेरा। गर्दा उड़ रहा है, सर में, सब में, नाक में, सब में, आँख सब में भी जा रहा है, पैर में भी चोट भी लग रहा है खाना चलाने में। तो जूता हो गया, ग्लव्स वगैरह कुछ देता है? नहीं मिला। प्रदूषण के मार से इलाके के खेत बंजर होने के कगार पर हैं। कमले गांव में संचालित ये अस्पताल भी इस मार से जुदा नहीं है। अस्पताल प्रबंधन और ग्रामीणों ने प्रदूषण को लेकर कई बार कोल डंपिंग यार्ड का विरोध किया, लेकिन कोयला माफियाओं और राजनीतिक दबिश के आगे आंदोलन ने दम तोड़ दिया। लिहाजा मुश्किलें लगातार बड़ी होती जा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो दमा या आपको एलर्जी वाले को तो होगा ही, वैसे ट्यूबरकुलोसिस का भी ज्यादा, मतलब चेस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको ज्यादा ही करेगा। बाहुबली अपनी ताकत और पैसे के बल पर नियम कानून को ताक में रखकर हाईवा के जरिए बेखौफ होकर कोयला ले जा रहे हैं, जिससे बड़की चौंपी, कमले और आसपास के कई गांवों में स्वच्छ वातावरण में जहर घुल रहा है। लेकिन ये रुके कैसे, इसकी फिक्र किसी को नहीं। पारस साहू, जी मीडिया, लोहरदगा। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। आगे देखिए, झारखंड में फिर शुरू होगी मंडल डैम परियोजना। गढ़वा जिले में बना मंडल डैम सिंचाई परियोजना फिर शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर केंद्र सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। इससे कई फायदा होगा। एक तरफ खेतों को पानी मिलेगा तो दूसरी ओर बिजली उत्पादन भी होगा। किसानों की आमदनी तभी बढ़ेगी जब उनके खेतों तक सस्ते दर पर पानी पहुंचेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर रघुवर सरकार 47 साल से बंद पड़े मंडल डैम सिंचाई परियोजना को शुरू करने जा रही है। इस डैम से पलामू प्रमंडल के लाखों किसानों को फायदा होगा। इस परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई थी। तब इसकी लागत 125 करोड़ आंकी गई थी। काम शुरू हुआ, लेकिन पर्यावरण का हवाला देकर केंद्र सरकार ने काम बंद करवा दिया। तब तक काफी काम हो चुका था, सिर्फ डैम में गेट लगाना बाकी था। लेकिन वक्त गुजरता गया और निर्माण स्थल से सारे उपकरण और सामान चोरी हो गए। अब रघुवर सरकार की पहल से गांव वालों को फिर उम्मीद जगी है। बाल बच्चेदार आदमी हैं, जाते हैं फोन 15 से 15 तुरंत फोन होता है कि आपको परिवार तबीयत खराब है तो बच्चा खराब है। अगर लोकल पर हम लोग काम करते तो कितना अच्छा था। अब हम लोग की आशा है भैया, जो कि कहे से कि आशा तो हम लोग बहुत दिन तक लगा के बैठे हुए हैं। डैम के चलते आदमी यहाँ बैठा हुआ है। मंडल डैम की ऊंचाई 64.82 मीटर तय है। इससे 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। झारखंड और बिहार की 1.20 लाख हेक्टेयर खेत को पानी मिलेगा, जिससे मंडल क्षेत्र के लोगों का पलायन रुकेगा। रघुवर सरकार की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। जो बरसों से पेंडिंग काम था, उसकी स्वीकृति दिए हैं। मंडल डैम दो तरह से उपयोगी है। एक तो सिंचाई के लिए भी
लंबी एरिया उससे सिंचित होगा और दूसरी तरफ बिजली की जो किल्लत होती है गढ़वा पलामू में वह भी करीब करीब दूर हो जाएगा और साथ ही साथ उस डैम को चालू होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। झारखंड में हरित क्रांति लाने के मकसद से मंडल डैम परियोजना को लाया गया था। मंडल डैम परियोजना को शुरू करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों में एक बार फिर उम्मीद जगी है, क्योंकि मंडल डैम परियोजना से एक बार फिर इस इलाके का तेजी से विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।